सिकंदर ने ताबान के दिल की बात बूझी थी। ताबान खामोश हो गया। सिकंदर ने कहा, जो कुछ भी तुम्हें मालूम है सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं। ताबान ने साफ गोई से कहा, शाह मकदूनिया, मैं पढ़ना लिखना जरूर जानता हूँ, लेकिन किताबें पढ़ने के मैंने सिर्फ ख्वाब ही देखे हैं। मेरी मालूमात वही हैं जो आपकी रियाया के एक आम फर्द की हो सकती हैं। हम बड़े बूढ़ों से यही सुनते आए हैं कि इस जमीन के चारों तरफ एक बहुत बड़ा और नाकाबिल अबूर दरिया बह रहा है। उस दरिया के अंदर ही कहीं वो मकामात हैं जहाँ से सूरज निकलता है और गुरूब होता है। उन मकामात के बारे में सिर्फ देवता ही जानते हैं, जो कोहे ओलंपस की चोटी पर आसमान की छत तले एक रोशन शहर में रहते हैं। ये मुल्क जहाँ हम आबाद हैं जमीन का मरकज है। हमारे शुमाल की तरफ सफेद बालों वाली एक खुशहाल कौम आबाद है जिसे हैपर बोरियन कहते हैं। उस शुमाली खित्ते में हमेशा बर्फानी हवाएं चलती हैं। जनूब में हबशा के लोग बसते हैं जो देवताओं के महबूब हैं। मगरब की तरफ मुकद्दस जजीरे हैं जहाँ अच्छे लोग अबदी आराम और चैन की जिंदगी गुजारने के लिए भेज दिए जाते हैं। सिकंदर दिलचस्पी से ताबान की बातें सुन रहा था। ताबान खामोश हुआ तो उसने कहा, मशरक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ताबान ने कहा, सालार आजम, 3 बरस पहले जब मैं सिरास के जजीरे में था तो मलाहों की एक महफिल में बैठा करता था। हर हफ्ते की आखिरी शब ये महफिल बंदरगाह के करीब एक मकान में जमती थी और दास्तान गो अपनी अपनी कहानियां सुनाया करते थे। मलाहों की उन कहानियों से पता चलता है कि बहरे अस्वद में दूर तक जाने वाले जहाज रानों को समंदर की आखिरी हद पर एक फलकपोश पहाड़ी दीवार नजर आती है। उस दीवार को कदीम जमाने से कुफकार का नाम दिया गया है। उस पहाड़ी दीवार में एक दरवाजा है जिससे गुजरकर गैर मालूम मशरकी सरजमीनों में जाते हैं। एशियाई बाशिंदों का अकीदा है कि उस दीवार से आगे एक जमीन बंद बहिरा वाक़या है जिसका नाम कज़वीन है। यहाँ देव पेकर परिंदे, जंगजू औरतें या देवनिया और नामालूम आसमानी अवतार पाए जाते हैं। सिकंदर ने सुर्ख आंखों से ताबान को देखा और मुस्कुरा कर बोला, जो कुछ तुम हमें बता रहे हो इस पर तुम्हें किस हद तक यकीन है? सिकंदर का सवाल उलझा देने वाला था। ताबान ने मुख्तात लहजे में कहा, सालारे आजम, यकीनन इन कहानियों में झूठ की आमेज़श है। वाक़यात को शायरी के रंग में बयान किया गया है। बहर तौर हकीकत जो भी है उस अफसाने से रबत रखती है। सिकंदर बोला, तुम ठीक कहते हो, हम फिर भूल गए। तुमने क्या नाम बताया था अपना? ताबान ने जवाब दिया, ताबान अच्छा नाम है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि हम तुम्हारे ख्याल से इत्तेफाक करते हैं। हमें जो कुछ मालूम है ये झूठ और सच का आमेजा है। इस सच को झूठ से अलहदा करने के लिए किसी न किसी को तो कदम बढ़ाना होगा, किसी को तो आगे आना होगा। मुझे, तुम्हें या 2000 साल बाद किसी तीसरे शख्स को। आखिर हम कब तक अंधेरों में भटकते रहेंगे? उजाला सिर्फ किताबों में नहीं मिलेगा। उजाले की तलाश में घोड़े पर सवार होना होगा, सीने में हौसला जमा करना होगा और तवील फासलों को गर्द राह बनाना होगा। फिर रोशनी मिलेगी, फिर आगाही हासिल होगी। तुम हमारी बातें समझ रहे हो ना? ताबान के पास असबात में सर हिलाने के सिवा कोई चारा न था। सिकंदर एक आरामदेह नशिश पर नींद दराज हो गया। उसने टांगे उठाकर उस खिड़की की चौखट पर रख दी जिसमें से कुछ देर पहले वो मशरक की सिमत घूर रहा था। अब उसकी निगाहें दीवार पर आवेजा नक्शे पर जमी थी। ताबान ने भी गौर से ये नक्शा देखा। वो ये जानकर हैरान हुआ कि उस चरमी नक्शे पर बेशुमार जोड़ लगे हुए हैं। गालिबन कुछ अरसा पहले ये नक्शा पट गया था या पाड़ दिया गया था। बाद अज़ां उसे फिर जोड़ा गया था। उस नक्शे में बहुत से पहाड़, दरिया, शहर और रास्ते दिखाए गए थे। जा बजा निशान लगे थे और हाशिए लिखे थे। सिकंदर ने कहा, इस नक्शे को पहचानते हो? तुम नहीं पहचानते होगे। ये नक्शा हमने 5 बरस पहले मीज़ा की दरगाह से हासिल किया था। ये ज़ुए ज़मीन का नक्शा है और एक कदीम यूनानी तारीख दान ने तैयार किया था। इस नक्शे में ये खास रंग की बुलंद दीवार देख रहे हो। ये दीवार जो उस समंदर से आगे शुमालन जनूबल फैली हुई है, यही दीवार है जिसमें से मशरक को जाने वाले दरवाजे खुलते हैं। नक्शे में उस दीवार का इजाफा हमने खुद किया था। दर हकीकत इस नक्शे में निस्फ से ज्यादा काम हमारा है। ये जो मकामात के फासले और पहाड़ों की बुलंदियां दर्ज हैं, ये हमारी ही तहरीर करदा हैं। बहुत मेहनत की है हमने इस नक्शे पर, लेकिन दरसगाह के कनूती फलसफियों ने हमारा मजाक उड़ाया, इसलिए कि वो दरसगाह के अतालिक थे और हम एक नौजवान तालिब इल्म। और तो और उन्होंने हमारे उस्ताद मोहतरम को भी परेशान कर दिया और उस्ताद मोहतरम को हमसे कहना पड़ा कि हमें ऐसी ख्याली नक्शे तैयार करने नहीं चाहिए, ये आने वाले लोगों को गुमराह करेंगे। तैश में हमने इस नक्शे के टुकड़े कर दिए थे, लेकिन नक्शे को टुकड़े करने से क्या होता है? ये नक्शा तो हमारे दिल पर बन चुका है, अब इसे कोई नहीं मिटा सकता।
शायद उस्ताद मोहतरम भी नहीं। ताबान खामोशी से ये गुफ्तगू सुन रहा था। कुछ बातें उसकी समझ में आ रही थी और कुछ सर के ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन वो बदस्तूर असबात में सर हिलाने पर मजबूर था। मशरक से तुलू होने वाला चांद अब बुलंद होकर खिड़की के वस्त में आ गया था। बातें करते करते सिकंदर ने अचानक गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया, बिल्कुल जैसे कच्चे रास्ते पर सरपट दौड़ता हुआ रथ एकदम हमवार पुख्ता रास्ते पर आ जाए। वो ताबान की आंखों में देखते हुए बोला, जानते हो हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं सालारे आजम, हमने कल कैदखाने में पहरेदारों से तुम्हारी लड़ाई देखी थी। इससे पहले तुम हमारे 3 सरदारों को भी जीत चुके हो। हम तुम्हारी दलेरी से मुतासर हैं। बहुत शुक्रिया सालारे आजम। ताबान ने अपना सर झुकाया। जिंदगी में पहली बार बरज़ा व रुग़बत उसने अपना सर झुकाया था। सिकंदर ने कहा, तुम्हें याद है हमने तुमसे एक सवाल पूछा था? ताबान के चेहरे पर उलझन नजर आई। सिकंदर ने कहा, हमने तुमसे फारसी जुबान के बारे में पूछा था और तुम्हारा जवाब था कि तुम फारसी जानते हो। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सालारे आजम, हम तुमसे एक काम लेना चाहते हैं ताबान। ये मेरी खुशबख्ती होगी जनाब, लेकिन क्या सालारे आजम? मालूम नहीं मैं इस काम के अहल भी हूँ या नहीं। तुम्हें हमारी मर्दम शुनासी पर शुबा है सालारे आजम? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। सिकंदर ने जाम से एक घूंट भरकर मशरक की तरफ देखा और खोए खोए लहजे में बोला, हम बहुत जल्द एक अजीम सफर शुरू करने वाले हैं। ये मशरक की दरियाफ्त और तस्खीर का सफर होगा। हम अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ एक जंबे गफीर होगा। हम चाहते हैं कि एशिया के साहिल पर कदम रखने से पेशतर हमें अपने रास्ते के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हों। हमने इस काम के लिए 4 बाहिमत नौजवान मुंतखब किए हैं। सिर्फ एक शख्स की कमी थी और हमारा ख्याल है तुम वो कमी पूरी कर सकते हो। एक लम्हा रुककर उसने ताबान के तासुरात का जायजा लिया, फिर बोला, तुम हौसलामंद और सख्त जान हो, ईरानी हो और फारसी जानते हो। इन्हीं अफसाफ की हमें जरूरत है। ताबान के जहन में जमाका सा हुआ। वक्त का बादशाह अपनी एक गरज के सबब उस पर मेहरबान हो रहा था। ये कुछ मांगने का वक्त था। ताबान की आंखों के सामने वो फूल चेहरा खिल उठा जो वक्त की धूल में गुम हो गया था। उसके दिल की धड़कन यकबारगी मार्शा मार्शा पुकार उठी। वो सर झुकाकर चंद लम्हे उस हुस्ने बेकरां का तस्वर करता रहा, फिर लर्ज़ां आवाज में बोला, ऐ शाही मखदूनिया, आपका इकबाल बुलंद हो। मैं इस इज्जत के काबिल नहीं जो आप मुझे बख्श रहे हैं। सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अपने खून का आखिरी कतरा और अपने सीने की आखिरी सांस आप पर निछावर करके भी अपनी निगाह में शर्मिंदा रहूंगा। सिकंदर ने कहा, ये नहीं पूछोगे कि हम तुम्हें क्या जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं? ताबान ने कहा, आप जिम्मेदारी सौंपने का फैसला कर चुके हैं तो फिर मुझे पूछने की जरूरत है और न ख्वाहिश। सिकंदर इस जवाब से मुतासर हुआ। कुछ देर ताबान को खोजी नजरों से देखता रहा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, हम तुम्हें जल्द तलब करेंगे। ताबान ने मौका हाथ से निकलते देखा तो जुबान खोलने की हिम्मत पैदा कर ली। सर झुका कर बोला, शाही मकदूनिया, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। सिकंदर ने कहा, कहो, हम सुन रहे हैं। ताबान बोला, हमले के रोज मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरे साथ शाही खानदान की एक शहजादी भी थी। उसका नाम मार्शा है। मेरी बेहोशी के बाद मखदूनी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया था। सिकंदर उसका मुद्दुआ समझकर बोला, तो तुम उसे वापस हासिल करना चाहते हो? ताबान ने कहा, हाँ शाही मखदूनिया। सिकंदर बोला, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। हम अभी बंदी खाने के दारोगा को तलब करते हैं। तुम कुछ देर बाहर ठहरो, हम दारोगा से बात करके तुम्हें दोबारा तलब करेंगे। ताबान के रगो पै में मुसरत और शादमानी की लहर दौड़ गई। उसने बमुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाया। फौजी अंदाज में सिकंदर को ताज़ीम पेश करके वो उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल आया। बाहर एक दीवार के साथ बादशाह के मुलाकातियों के लिए नशिस्तों का एहतिमाम था। वो एक नशीस पर बैठकर बेचैनी से पहलू बदलने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने एक तनोमंद शख्स को देखा जो 2 सिपाहियों के साथ तेज तेज कदम उठाता सिकंदर के कमरे की जानब आ रहा था। बिलाशुबा ये शख्स बंदी खाने का दारोगा था। ताबान ने देखा दारोगा हाँपा हुआ है और चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार हैं। उसे शाही मकदूनिया ने तलब किया था और शाह के सामने पेशी कोई मामूली बात नहीं थी। दारोगा अंदर चला गया। ताबान धड़कते दिल के साथ उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। ये इंतजार खासा तवील साबित हुआ। करीबन 1.5 घड़ी बाद दारोगा बाहर निकला और ताबान पर एक उछटती नजर डालता हुआ वापस लौट गया। चंद ही लम्हे बाद ताबान को कमरे में तलब कर लिया गया। ताबान चौबेदारों के दरमियान से गुजरता हुआ कमरे में पहुंचा।
सिकंदर अपनी नशिस्त पर बड़ा जमान था। ताबान की हैरत की इंतहा न रही जब सिकंदर ने उसे भी एक नशिस्त पर बैठने का हुक्म दिया। वो झिझकता घबराता बादशाही वक्त के रूबरू बैठ गया। सिकंदर का खुमार अब कुछ टूटा हुआ महसूस होता था। उसने कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि वो दोशीज़ा अभी तक जिंदा सलामत और महफूज है। हमने दारोगा से तमाम मालूमात हासिल कर ली हैं। वो एथेंस ही के एक बंदी खाने में है। हमने दारोगा को हिदायत की है कि उसे बंदी खाने से किसी आरामदेह जगह मुंतकिल कर दिया जाए। अब तुम्हें उसके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं रही। ताबान ने पूछा, मैं उससे कब मिल सकूंगा जनाब? सिकंदर ने बेलचक लहजे में कहा, बहुत जल्द, शायद 2-3 माह में। जो ही तुम एशियाई साहल के सफर से वापस आओगे, शहजादी मार्शा तुम्हारे सपुर्द कर दी जाएगी। ताबान हैरानी से सिकंदर की तरफ देखने लगा। वो तो आज या कल सुबह तक शहजादी मार्शा के दीदार की आस लगाए बैठा था। सिकंदर उससे महीनों की बात करने लगा था। ताबान को तजब्जब में देखकर सिकंदर ने कहा, ये मत समझो कि हम कोई शर्त आयद कर रहे हैं। हमारा मंशा सिर्फ ये है कि अगर हम तुम पर कोई जिम्मेदारी डालें तो तुम पूरी दिलजमी से उससे निभा सको। फिर जब तुम कामरान होकर लौटो तो इनाम इकराम के साथ शहजादी मार्शा भी तुम्हारे हवाले कर दी जाए। ताबान ने कुछ कहना चाहा लेकिन आवाज उसके हलक में पंस कर रह गई। आखिर उसने एहतजाज का इरादा तर्क कर दिया और मुर्दा लहजे में बोला, मैं आपके हुक्म से सरताबी की जुर्रत नहीं कर सकता, मगर क्या मैं एक निगाह शहजादी को देख सकता हूँ? सिकंदर ने सर्द लहजे में कहा, क्या तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं, या तुम समझते हो हम तुमसे धोखा करेंगे? ताबान ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं शाही मकदूनिया, मैं ऐसा सोचूं तो दूसरा सांस न लूं। मैं तो सिर्फ, तुम्हें ये बात कहने की जुर्रत कैसी हुई? मतलून मिजाज सिकंदर ने बेरुखी से कहा। ताबान ने कहा, शाही मकदूनिया, मेरी बात समाअत पर गिरा गुजरी है तो मैं मुआफी चाहता हूँ। कमरे में चंद लम्हे गंभीर खामोशी तारी रही। फिर सिकंदर ने नशिस्त से उठकर खुद ही एक जाम भरा। थोड़ी देर कालीन पर टहलने के बाद उसका मिजाज बदला हुआ नजर आने लगा। चेहरे पर बरहमी की जगह मलामत ने ले ली। उसने ताबान की तरफ देखे बगैर कहा, आइंदा एहतियात लाजमी है। ताबान ने इताअत में सर झुकाया। सिकंदर ने चहलकदमी के अंदाज में कमरे के चंद चक्कर और लगाए, फिर दोबारा खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। चांदनी में नजरें गाड़ कर फलसफियाना लहजे में बोला, मशरक हमें बुला रहा है। वहाँ के हसीन नजारे, वहाँ के खजाने, वहाँ की जरखेज जमीनें, वहाँ की अतरबार हवाएं, देवताओं की दीवार के उस पार एक अनोखी दुनिया हमारे कदमों तले आने को बेताब है। वो तेजी से ताबान की तरफ घूमा। उसकी आंखों में एक बच्चे का सा जोश और खरोश नजर आ रहा था। उसकी तरफ उंगली उठाकर बोला, ये हमारा वादा है, तुम सबसे हमारा वादा है। हम तुम्हें जिंदगी की हकीकी मसरतों से रोशनास कराएंगे। तुम्हारे गोड़ों तले अंधे के मुल्क सिमटेंगे। तुम मुमलिकत ऐश व आराम के फरमान रवा बनोगे। हाँ, ये हमारा वादा है। जरूरत सिर्फ जुर्रत की है, थोड़ी सी जुर्रत, थोड़ी सी। जब सिकंदर ने देखा कि उसकी जोशीली बातों के बावजूद ताबान के चेहरे पर कोई जज्बा नमूदार नहीं हुआ और वो बदस्तूर सिकंदर के सख्त लहजे की चुभन महसूस कर रहा था, तो उसने ताली बजाई। चौबेदार हाजिर हुआ। वो सिकंदर की ताली की आहंग से ही शाही मुद्दुआत समझ चुका था। सर झुकाकर वापस लौट गया। जरा देर बाद कमरे के एक बगली दरवाजे का रेशमी पर्दा सरसराया और 2 निहायत हसीन व जमील लड़कियां अंदर दाखिल हुईं। उन आहू चश्म लड़कियों के स्याह बाल गोल चल्लों की सूरत में सजे हुए थे। उन्होंने जो लिबास पहन रखा था वो जिस्म को छुपाने के बजाय और नुमाया करता था। वो कदम कदम पर बिजलियां गिराती अंदर आई तो उनके हुस्न की चकाचौंध से कमरे की हर शय धमक उठी। उन्होंने दिलनशीन अंदाज में ताजीम पेश की और ताबान के सामने आन खड़ी हुई। सिकंदर ने कहा, ये हुस्न की इंतहा नहीं, इब्तिदा है। हम अपने जाननिसारों को कभी मायूस नहीं करते। जब तक तुम एथेंस में हो ये हसीनाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। ताबान ने दिल में सोचा, ऐ शाही मकदूनिया, तूने मेरे महबूब का चेहरा नहीं देखा, वरना अपने बख्शे हुए इनाम पर इतना नाज़ा न होता। उसका दिल नहीं चाहा कि वो लड़कियों को देखे, मगर अताब शाही के खौफ से वो निगाहें उठाए रखने पर मजबूर था। सिकंदर ने एक छोटी सी रेशमी थैली ताबान की तरफ उछाली, जिसे ताबान ने हवा ही में दबोच लिया। थैली के अंदर मोतियों की सरसराहट महसूस करके ताबान की आंखें हैरत से फैल गईं। अचानक दरवाजा खुला और नेज़ा बुरदार चौबेदार अंदर आ गया। ताज़ीमात के बाद उसने कहा, शाही मकदूनिया, उस्ताद मोहतरम अरस्तु तशरीफ ला रहे हैं। ताबान ने देखा सिकंदर के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया है। उसने ताबान को हुक्म दिया कि वो 2 शीज़ाओं के साथ बगली दरवाजे से बाहर निकल जाए। ताबान ने फौरन अमल किया। जब वो बगली दरवाजे से बाहर निकल रहा था
اس نے دیکھا سکندر کا ایک خادم جلدی جلدی دیوار پر آویزہ نقشے کو لپیٹ رہا ہے۔ جو ہی تابان دروازے سے نکلا، دو خوش پوش سپاہیوں نے اسے اپنے ہمراہ لے لیا۔ یہ وہی سپاہی تھے جو اسے ہتھکڑی لگا کر یہاں تک لائے تھے۔ اب ان دونوں کے انداز میں پہلے سے کہیں زیادہ ادب و احترام نظر آ رہا تھا۔ تابان اپنی اس کایا پلٹ پر حیران ہو رہا تھا۔ کہاں ایک قابل نفرت غلام جو کل تک معمولی سپاہیوں کی ٹوکروں میں تھا، اور کہاں بادشاہ وقت کا نوازا ہوا معتمد جس کے آگے آگے ایوان خاص کا مؤدب چوبیدار چل رہا تھا۔ وہ محل کے دروازے سے باہر نکلا تو ایک آرام دہ گھوڑا گاڑی اس کی سواری کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ دونوں دوشیزاؤں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ گاڑی بان نے گھوڑے بڑھائے اور وہ ایک بل کاتی ہوئی ناہموار سڑک پر آگے بڑھنے لگے۔ رات اب گہری ہو چکی تھی۔ برباد شدہ ایتھنز کی کسی سلامت عمارت میں مقدونوی سپاہیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ان کی جلائی ہوئی مشعلوں کی روشنی اس قبرستان کی ویرانی کو قدرے کم کرتی تھی۔ دونوں دوشیزائیں تابان کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ تابان نے دیکھا کہ ان میں سے ایک کچھ ہراساں اور پریشان ہے۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں گاڑی کی اندرونی روشنی میں چمک رہی تھی۔ تابان اس کی کیفیت دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ کیوں خوفزدہ تھی؟ شہر کی تباہی کے مناظر نے اسے ہراساں کیا تھا یا پھر وہ ایک اجنبی مرد کے سپرد کیے جانے سے پریشان تھی؟ کیا ہوا تھا اسے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ بالکل حشاش بشاش تھی۔ دفتن تابان نے محسوس کیا کہ گھوڑا گاڑی کے دائیں پہلو پر دو تاریک سائے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ دو گھڑ سواروں کے سائے تھے۔ حالانکہ وہ کافی فاصلے پر تھے لیکن ان کا انداز مشکوک سا تھا۔ تابان کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ترک دوشیزہ کے خوف کی وجہ یہی گھڑ سوار ہیں۔